बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में कोविड-19 को लेकर चौथी बार देश को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मौजूद होंगे और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये बातचीत होगी। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कंटेनमेंट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किस हद तक हुआ है, 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदम क्या हो सकते हैं, तो आज इसे लेकर ये अहम बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री इस सप्ताह के अंत में देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। आगे क्या होगा इसे लेकर प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, आज जो बैठक हो रही है अब उसी से आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार होगी कि अभी देश में क्या हालात हैं और यहां से आगे के लिए हमें अब किस दिशा में बढ़ना है। देखिए, बिल्कुल ये जो आज बैठक है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। याद कीजिए मीनाक्षी, इससे पिछली जो बैठक हुई थी उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था सभी मुख्यमंत्रियों को कि वो कभी भी उनसे 24 घंटे सातों दिन बात कर सकते हैं। कोई भी अगर उनको समस्या है उसके लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से लेकर वो खुद उपलब्ध है। सभी मुख्यमंत्रियों को किसी भी तरीके की जरूरत हो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाकर चलना होगा। इसमें सभी केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण की लड़ाई है ये कोई राजनीति पर नहीं है, इसको राजनीति से छोड़कर अलग जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों का फीडबैक देंगे कि उनके राज्यों में अभी क्या स्थिति है। साथ ही साथ 20 जनवरी से जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद क्या स्थिति है और किस तरीके से उसका पालन किया जा रहा है, उसके बाद क्या स्थिति बनी है, उसके साथ ही साथ जो है 3 मई के बाद सरकार की क्या आगे रणनीति रहनी चाहिए। क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ जो है वो बढ़ाया जाए, या फेज बाई फेज किस तरीके से लॉकडाउन से बाहर जाना होगा, इसको लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन के समय सीमा को बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर स्थिति जो है बहुत ही कह सकते हैं कि सरकार के लिए चिंताजनक है। और इन सभी राज्यों के अगर पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो जो नए संक्रमित लोगों की संख्या है और जो डेथ हुई है उनमें 55% इन 4 राज्यों का जो है वो कह सकते हैं कि डाटा है। तो सबसे बड़ी बात यह है इन 4 राज्यों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार क्या क्या कदम उठाएगी और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या और सुझाव केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और क्या मांगे की जाएंगी, ये सारी इस बैठक के अंदर तय होगी। लेकिन लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सभी मंत्रियों से फीडबैक लेगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम से लेकर एसएसपी से बात की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी कि आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो करना सरकार के लिए मैंडेटरी है। दूसरी ही चीज ये है कि 2 GO बनाई गई है, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और दूसरी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में। दोनों के क्या सुझाव है लॉकडाउन को लेकर और क्या फीडबैक है वो भी शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ इस पर बैठकर आगे की रणनीति बनाएगा कि लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ खोला जाए और क्या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है क्या क्योंकि बहुत से लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो नहीं है। ये कह सकते हैं कि बैठक शुरू हो गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन सभी मुख्यमंत्रियों को जो है ओपनिंग रिमार्क्स के साथ संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और क्या सरकार कदम उठाने वाली है। उसके बाद सभी मुख्यमंत्री एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि उनके राज्यों में किस तरीके की समस्या है और क्या केंद्र सरकार से राय चाहिए। पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने देखा था कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि उनके राज्यों को आर्थिक पैकेज चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट की जो जरूरतें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर एक और चीज़ मैं आपको कह सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उनका मानना है कि सक्सेस हुई है, उसको लेकर सभी राज्यों को प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आगे बढ़ना होगा और ये एक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अंदर एक मजबूत हथियार जो है वो मिल सकता है केंद्र और राज्य सरकारों को। बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें हिमांशु आपने यहाँ पर बताई हैं और बैठक शुरू हो गई है, जिस बात की जानकारी हिमांशु भी हमें दे रहे हैं।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनके ओपनिंग रिमार्क्स के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री की शुरू हो गई, जिसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ये हम आपको सभी विकल्प दिखा रहे हैं। लॉकडाउन क्या हटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? अगर हटता है तो फिर उस केस में कितनी राहत मिल सकती है? राज्यों की भी आर्थिक पैकेज की मांग होगी। कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी हैं। तो ये अलग अलग विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बिंदु जिनके इर्द गिर्द बैठक में चिंतन मंथन होगा। हिमांशु से आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय क्या है, ये सुनना भी बहुत अहम है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें। ये हमारा मानना है कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले, ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिलकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं, और क्या राय है अलग अलग मुख्यमंत्रियों की, ये भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अगर हम करें, आपको याद होगा कि कैसे जब सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी कोरोना वायरस को लेकर, देश में इसकी दस्तक हुई तो होली मिलन समारोह प्रधानमंत्री ने रद्द किया। उसके बाद लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने फैसले में तत्परता दिखाई। कोरोना के खिलाफ जंग में कैसे पीएम मोदी देशवासियों को निर्देशित करते रहे, देखिए। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने। और मैं ये भी बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए,
खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, कल उसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को जानकारी भी दी। और कोरोना के आंकड़ों और लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। कठिनाई का समय है, बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। और इस वक्त हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चल रही है, जिसमें आगे की परिस्थितियों पर चिंतन मंथन होगा। हिमांशु, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि जब हमने एक्सपर्ट्स से जितनी बार बात की, उनका ये कहना था कि 40 दिन की जो अवधि होती है लॉकडाउन के लिए वो बहुत जरूरी है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए, वायरस की चेन तोड़ने के लिए। 40 दिन की ये अवधि अब भारत पूरी करने वाला है। ऐसे में अब अगर सरकार आगे लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार करती है तो किस तरह के फीडबैक सरकार तक पहुंच रहे हैं, किस तरह की रियायतों पर सरकार आगे विचार कर सकती है? देखिए, बिल्कुल फीडबैक जो है सरकार के पास पहुंच रहे हैं और इसीलिए दोनों जीएम जो है लगातार बैठकें कर रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो फीडबैक लिया जा रहा है सभी मंत्रालयों के विभागों का, कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो किस तरीके से ग्राउंड पे पहुंच रही हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का जो है वो फायदा लोगों को पहुंच रहा है या नहीं मिल रहा है, एसेंशियल्स गुड्स जो है वो जमीन पर जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि सरकार की एक कोशिश ये भी है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो है किसी भी तरीके की आवश्यक वस्तु जो है वो उसकी जो सप्लाई है वो ना रुके, क्योंकि अगर ऐसे में होता है तो उससे रेट बढ़ सकते हैं, लोग स्टॉक ना करें। इसको लेकर सरकार की तरफ से जो है सभी राज्य सरकारों को गाइडलाइन दी गई है। साथ ही साथ सरकार की तरफ फीडबैक ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, मैंने आपको पहले भी बताया, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली की स्थिति है उसको लेकर सरकार भी चिंतित है और ये इन राज्यों की सरकारें भी चिंतित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार को एक अच्छा कह सकते हैं कि फीडबैक ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सरकार के लिए एक अच्छी कह सकते हैं कि खबर है और इसी को लेकर सरकार आगे की रणनीति भी तैयार करेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 300 से 350 के करीब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोरोना फ्री है और इनमें जो है नए केसेस नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से सरकार जो है इनको फेज वाइज आउट करेगी। ग्रीन जो है ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है, जिसमें ऑरेंज जोन के अंदर किस तरीके से सरकार को काम करना होगा और लोगों को रियायत देनी होगी। रेड जोन के अंदर तो ये कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, वहां तो किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हॉटस्पॉट के अंदर भी नए नए केसेस नहीं आएंगे उसको भी ऑरेंज जोन में लाया जाएगा और उसको फिर सामान्य जनजीवन की तरफ लेके जाना है। लेकिन देखना यह है कि लॉकडाउन को लेकर नजर बनाए रखें इस बैठक पर। अपडेट भी मैं आपसे लेती रहूंगी आगे। और फीडबैक का आप जिक्र कर रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री ने 100 लोगों से फोन पर भी बात की है, डायरेक्ट फीडबैक
फीडबैक लेने के लिए कि आखिर जमीन पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पहुंच रही हैं या नहीं। लेकिन इस बीच देश भर में कोरोना के आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। कोरोना केसेस की तादाद देश भर में 27,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में कोरोना के केसेस 27,892 हो गए। आइए भारत के नक्शे पर आपको ये जो तमाम आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि अभी परिस्थिति क्या है। तेजी से बढ़ते इन आंकड़ों को लेकर सरकार अब आगे ये फैसला करेगी कि लॉकडाउन 3 में जाने की जरूरत है या नहीं और उसके मद्देनजर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन 27,000 आंकड़े को पार कर चुकी है ये संख्या। लेकिन एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव केसेस 20,835 हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह भी है कि 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस भी लौटे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 872 तक जा पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त जो देश भर में परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। 8,068 महाराष्ट्र में संक्रमण के केसेस पाए गए, जबकि 342 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, और इसीलिए जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक हो रही है तो महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा गया है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जरूरत है। गुजरात की परिस्थिति देखिए, 3,000 संक्रमण का आंकड़ा पार कर चुका है। 3,301 केसेस, जिनमें 151 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर, जहां 2,000 से ज्यादा केसेस हैं। लगभग 3,000 को बल्कि ये आंकड़ा अब छूने वाला है। 54 लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली में जान गंवाई है। हालांकि मुख्यमंत्री प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस थेरेपी की वजह से कुछ फायदा जरूर हुआ है, बेहतर रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों में इसे और बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े 2,000 पार जा चुके हैं। राजस्थान की परिस्थिति देखिए, 2,185 केसेस संक्रमण के, जिनमें से 35 लोगों की अब तक मौत हुई है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 293 मरीज सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बाकी राज्यों की तुलना में तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के ओखला मंडी की ये सुबह की तस्वीर है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहतों के बीच देश की राजधानी के बेहद अहम इलाके की यह तस्वीर बताती है कि सब कुछ उसी तरह नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। शायद लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने का नतीजा है कि दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिल्ली में कल कोरोना के 293 नए मामले सामने आए, जिससे राजधानी में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 3,000 के करीब यानी 2,918 पर पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 8 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 877 मरीज ठीक हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। अब तक दिल्ली में 54 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बेशक लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी सामने आ रही है कि यहां मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मरीजों के ठीक होने के मामले में दिल्ली का रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड से काफी बेहतर है। ग्राफिक्स में आंकड़े देखिए। दिल्ली में 2,918 में 877 मरीज ठीक हुए हैं। इस लिहाज से रिकवरी रेट 30% है, जबकि कल शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक देश में 26,917 केस में 5,914 ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट करीब 22%। यही वजह है कि दिल्ली अभी लॉकडाउन को लेकर सख्ती जारी रखना चाहती है। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। बहरहाल इस बीच कुछ और ऐसे मामले आए हैं जो दिल्ली वालों को परेशान कर सकते हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 चिकित्सा कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला के संपर्क में आने से यह कोरोना फैला। महिला पर कोरोना होने की जानकारी छिपाने का आरोप है। अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई थी। उधर रोटरी कैंसर अस्पताल की एक नर्स और उनके 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इस बीच दिल्ली में 24 घंटे के भीतर हॉटस्पॉट की संख्या में 2 का इजाफा हुआ है। कोटला मुबारकपुर में कुम्हार गली से चौपाल चौक, मजलिस पार्क और आदर्श नगर की गली नंबर 3, 4 और अब खबर गुजरात से। गुजरात में संक्रमण का आंकड़ा 3000 के पार जा चुका है। इस बीच खबर यह भी आई कि कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 15 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संक्रमण काल में खतरा बराबर है। वायरस ना तो धर्म देखता है, न जाति, न अमीरी, न गरीबी। अब इसके जद में नेता भी आ गए। कोविड-19 से पहले बड़े नेता की मौत हुई है। अहमदाबाद में कांग्रेसी पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना ने जान ले ली। वो 8 दिनों से अहमदाबाद के SVP अस्पताल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા અને એક સાચા જનસેવક, એક સંનિષ્ઠ કોંગ્રેસી બદરુદ્દીનભાઈ શેખના અવસાનના સમાચારથી આપણે સૌ વ્યથિત છીએ। એક સાચો જનસેવક કેવો હોય એ જોવું હોય તો બદરુદ્દીનભાઈનું જીવન જોવું પડે। મેં બહુ નજીકથી એમની રાજકીય કારકિર્દી જોઈ છે। 40 વર્ષથી જેઓ ત્યારે યુવક કોંગ્રેસમાં સક્રિય હતા ત્યારથી एक निकटनो नातो एमना साथे रह्यो छे। कांग्रेस नेताओं के बीच बदरू भाई के नाम से जाने जाने वाले बदरुद्दीन शेख कद्दावर नेता थे। वो करीब 40 साल से सियासत में थे। अहमदाबाद के बेरामपुरा से पार्षद थे। वो अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता भी रह चुके थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला भी कोरोना के घेरे में आए। रिपोर्ट से पहले वो मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद सीएम विजय रूपाणी को भी एहतियातन टेस्ट कराना पड़ा था। अहमदाबाद का बेहरामपुरा कोरोना का हॉटस्पॉट है। यहाँ तेजी से कोरोना फैला। बदरुद्दीन शेख लोगों के बीच काम कर रहे थे, तभी संक्रमित हो गए। गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। गुजरात में कोरोना के आंकड़े 3000 के पार पहुंच गए, जिनमें 2000 से ज्यादा केस अहमदाबाद के ही हैं। 24 घंटे में ही यहां 230 नए मामले आए, जिनमें 178 सिर्फ अहमदाबाद में बढ़े। गुजरात में कोरोना ने अब तक 151 लोगों की जान ले ली। इनमें 104 मौत तो अहमदाबाद में हुई। 24 घंटे में यहां 18 लोगों की जान गई। सभी अहमदाबाद से ही हैं। कोरोना की चपेट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के OSD का दफ्तर भी आ गया। वहां तैनात गार्ड संक्रमित निकला। इसके बाद दफ्तर बंद कर दिया गया और OSD क्वारंटीन हो गए। सियासी हलकों तक कोरोना की सेंधमारी पहले ही हो चुकी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी संक्रमित निकला। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर राजस्थान से। कोटा शहर में फंसे हैं बिहार के छात्र, जहां पर ज्यादातर राज्य सरकारें बस भेजकर अपने छात्रों को कोटा से घर ला रही हैं, तो वहीं पर बिहार के छात्रों को ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। इस वजह से बिहार के छात्र बेहद नाराज हैं। राजस्थान के कोटा शहर में फंसे बिहार के ये छात्र बेहद परेशान हैं। ये छात्र दूसरे सूबे के अपने साथियों को एक एक कर बसों में भरकर घर जाता देख रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार बस भेजने को तैयार नहीं है। उनसे कहा गया है कि जो अपने घर जाना चाहते हैं वो जिला कलेक्टर से मंजूरी लेकर अपने खर्चे पर घर लौट सकते हैं, जबकि मौजूदा माहौल में अपने साधन से घर लौटना बेहद खर्चीला और मुश्किल भरा है। जिस तरह से सारे गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए बस अरेंज किया, क्या हमारा गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते थे क्या? पता नहीं आपके पास ये संसाधन की कमी है कि यू डोंट केयर एट ऑल। ये बिल्कुल मनमानापन है। दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल फंसे हुए हैं। हमारे धैर्य की सीमा है। ये टैक्सी से ज्यादा फेयर पड़ रहा है, उतना हम लोग दे नहीं पाएंगे। एक लड़का अगर 3 को भी जाएगा 60,000 के आसपास पड़ जा रहा है। इसी कारण हम लोग कहाँ से उतना दे पाएंगे? हम लोग तो आते ही हैं स्लीपर क्लास से। कुछ दिन पहले इन छात्रों ने बापू के 3 बंदर की मुद्रा में प्रदर्शन कर अपनी बेहाली को बयां किया था, लेकिन तब से अब तक
इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बीच कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मसले पर बिहार में राजनीतिक बहस जरूर तेज हुई है। पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कल पटना में सद्बुद्धि महायज्ञ किया और सीएम नीतीश कुमार से कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों की सरकार की तरफ से कोटा से अपने छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात 17 एसी बसों में सवार होकर असम के 391 छात्र चिरांग पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पिछले 4-5 दिनों में कई राज्य सरकार ने बसें भेजकर अपने छात्रों को घर लाने में मदद की है। आप कुछ राज्यों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सरकारों ने पहल कर इन छात्रों की मदद की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इसमें क्यों हिचकिचा रही है। कोटा से संजय वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में भले ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मौलाना का दावा है कि वो आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे, लेकिन गुनाहों की किताब में सिर्फ झूठ और फरेब नजर आते हैं। मौलाना की इसी झूठ से पर्दा उठाती देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वो भागते भागते थक गया है। छुपते छुपते उसे बेनकाब होने का डर सता रहा है। इसीलिए कोरोना के संक्रमण काल में आंख मिचौली खेलने वाले मौलाना साद ने दुनिया के सामने हाजिर होने का पासा फेंका है। आज वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकता है। मरकज चीफ मौलाना मोहम्मद साद पर क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसी चीजें आई जो हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब जब उसके वकील बता रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या वो खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का ये मुखिया अब तक पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकता रहा है, कभी बयानों के जरिए तो कभी वकीलों के जरिए। मौलाना साद ने झूठ की ही खेती की है। मौलाना साद की किताब के जितने पन्ने अब तक खुले हैं, सिर्फ झूठ की लाइनें लिखी हैं, जिसे वो बार बार पढ़कर ऑडियो के जरिए दुनिया के सामने भेजता रहा है। मौलाना की झूठ की गठरी को खोलते ही उसकी पोल भी खुलती है। मौलाना साद का दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था। साद का दावा है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और आज वो क्राइम ब्रांच के सामने अपनी कोरोना रिपोर्ट रखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी दिनों पहले ही उसके बेटे ने ही साफ कर दिया था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौलाना साद झूठ बोल रहा है या फिर उसका बेटा। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी वो कहता है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो क्राइम ब्रांच के समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो सोमवार को रखेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने ये पहले कह दिया था कि वो रिपोर्ट आ गई है और नेगेटिव आई है। यानी दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात सही है किसकी गलत, ये जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो झूठ है वो लगातार सामने आता जा रहा है। अभी तक वो क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुआ है। 2 बार नोटिस भी उसको भेजा जा चुका है। लगातार उससे पूछताछ की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार अपने वकीलों के जरिए जो है वो क्राइम ब्रांच को तमाम एक तरह से कहा जाए दलीलें देता है। शुरुआत में उसने कहा वो क्वारंटाइन में है, तो ऐसे में जब वो क्वारंटाइन में था तो 14 दिन का तो वक्त पहले ही पूरा हो गया था, तो ऐसे में उसके बाद वो पेश क्यों नहीं हुआ। तबलीगी जमात का मुखिया अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका झूठ दुनिया के सामने है। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में साद ने कहा था कि मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं, मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का यह दावा सच्चाई के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। 28 मार्च से साद भागा भागा फिर रहा है, यानी 30 दिन बीत गए। क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए ही किसी शख्स को रखा जाता है। अगर साद इतना ही दिल से पाक साफ था
तो क्यों नहीं एजेंसियों के सामने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जिसे झूठ बोलने की बीमारी लगी हो वो भला कोरोना की बीमारी के बारे में क्या बोलता। मरकज में लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला शख्स कितना शातिर हो सकता है, उसके इस झूठ से अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना साद ने दावा किया था कि उसकी बातों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले उसके ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। ऐसा बोलते हुए ये मौलाना भूल गया कि उसने मरकज में क्या कहा था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच में उसने कैसे लोगों को गुमराह किया कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। हालांकि जितना रहस्यमयी कोरोना वायरस है उतना ही ये मौलाना साद वैसे ही रंग बदलता है। वैसे ही छुपकर अपने नापाक इरादे जाहिर करता है। लेकिन जब धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ तो एक ऑडियो संदेश जारी करके उसने कुछ दिन पहले नई चाल चल दी। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा था, जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। भड़काऊ बयानों का मास्टरमाइंड मौलाना साद का आज टेस्ट है। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की भी तलाश रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या वो एक और झूठ बोलकर बच पाएगा या कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद किसी अनजान जगह पर छिपकर बार बार संदेश रिलीज कर रहा है। तमाम तरह के दावे भी हैं और तो और बदलते समय के साथ सुर भी बदल गए हैं। मगर मौलाना साद जहां भी छिपा है ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सकेगा, क्योंकि पुलिस ने तैयारी कर ली है। मौलाना साद की पूरी जन कुंडली मौजूद है कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें। मरकज का मुखिया मौलाना साद अब तक भाग रहा है, लेकिन उसके कारनामे की फाइल तैयार है। दिल्ली पुलिस ने उसके गुनाहों की कुंडली खंगाल ली है। वो कहां छुपा है, क्या कर रहा है, किन किन लोगों से बातें कर रहा है, इतने दिनों तक वो छुपने में कैसे कामयाब हो गया। मौलाना साद पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है तो वहीं मरकज की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। इन सब के बीच आज तक के हाथ वो डोजियर लगा है जिसमें मौलाना साद के एक एक राजदार का नाम लिखा है। इस डोजियर में उस पते का भी जिक्र किया गया है जहां मौलाना साद छुपा हुआ है। इसके अलावा इस डोजियर में जितने भी नाम हैं उन सब से क्राइम ब्रांच जल्द ही पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की फाइल में मौलाना साद से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी है। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं। एक तो यूपी के शामरी का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज इमारत, जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब ये जगह छोड़ चुका है। मौलाना साद की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। कभी दिल्ली के जाकिर नगर में साद के होने की खबर मिली
तो कभी यूपी के शामली में उसके भागने का शक गहराया। हालांकि शामली में दिल्ली पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना शाद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौटे। मौलाना साद के कुनबे की कुंडली बताती है उसके 3 बेटे हैं। करीब 35 साल का यूसुफ, करीब 26 साल का सईद और करीब 24 साल का इलियास। ये तीनों मौलाना के उत्तराधिकारी हैं। मरकज बस्ती में रहने वाले मौलाना साद के 3 बेटे मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद और मोहम्मद इलियास पुलिस के रडार पर हैं। मौलाना अब्दुल रहीम नाम के उस रिश्तेदार पर भी पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है जहां साद के छिपे होने का शक है। प्रशासनिक कमेटी का सदस्य हाजी मोहम्मद यूनुस और मौलाना मुफ्ती शहजाद, जिस पर मौलाना साद के साथ FIR दर्ज है। क्राइम ब्रांच शहजाद सहित कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। नहीं होगा कि क्या वाकई मौलाना साद पेश होता है नहीं, क्योंकि ये सबसे अहम है उससे जांच करना। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के समय में इतने ज़्यादा एक तरह से कहा जाए जमाती वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो क्या ये जानबूझकर ऐसा हुआ था या वो लोग फंस गए थे और या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मदद उनको नहीं मिल पाई जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। ऐसी तमाम बातें तो जाँच के बाद ही साफ होगी। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि साद कह रहा है कि जहां भी है उसकी दिल्ली पुलिस को जानकारी है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस इस पर साफ साफ नहीं बोलती? जब इस बाबत दिल्ली पुलिस से सवाल किया गया तो जवाब गोलमोल मिला। क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। मौलाना के खिलाफ दिल्ली पुलिस का डोजियर तैयार है। अब वक्त है कोरोना के फैलाने के आरोपी मौलाना साद को जेल की 4 दीवारी में भेजने का। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। मौलाना साद को फरेब और झूठ विरासत में ही मिल गया। बचपन से जो देखा वही आज किया। यूपी के शामली से मौलाना का सफर शुरू हुआ और दिल्ली के मरकज में जहर उगलने लगा। आज विवादों की ये लिस्ट कितनी लंबी हो चली है, रिपोर्ट देखिए। मौलाना साद ने अपने भड़काऊ तकरीर के लिए तकनीक का सहारा लिया। अपने YouTube चैनल के जरिए ही कभी उन्मादी बयान दिए तो कभी मजहबी। अपने मुरीदों तक उन्माद का इंजेक्शन लगाने के लिए YouTube पर हमेशा सक्रिय रहता था मौलाना। इसके लिए उसने 3 से 4 लोगों की टीम रखी थी। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज का ये YouTube चैनल 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। इसमें हजारों ऑडियो और वीडियो अपलोड किए गए। YouTube के जरिए ही मौलाना का साम्राज्य फैलता गया। लेकिन तबलीगी जमात का ये सिरफिरा मौलाना ने जो गुनाह किया, उसकी गिरफ्त में कोरोना के हजारों मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तबलीगी जमात का मौलाना साद ने जिंदगी में पहली बार कोई गुनाह किया हो। इसके गुनाहों की दास्तां लंबी है। साद को विरासत में ही सनक का डोज मिल गया था। मौलाना इलियास कांधलवी ने ही 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी थी। ये परिवार यूपी के शामली में कांधला का रहने वाला है। इसी वजह से नाम में कांधलवी जोड़ा। 1965 में जन्मे साद ने हजरत निजामुद्दीन के मदरसा कशफुल उलूम में तालीम हासिल की। फिर सहारनपुर से आलमियत की डिग्री ली। सहारनपुर में ही मौलाना साद का ससुराल है। 1990 में शादी हुई थी और 1995 से मौलाना साद ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाल ली। मौलाना साद लगातार अपने तकरीरों से समर्थकों को प्रभावित करता रहा है। इसी की बदौलत दुनिया के कई देशों में उसकी पैठ मानी जाती है। साद के प्रभाव का ही असर है कि कोरोना संकट के बीच कई अन्य देशों के लोग भी मरकज पहुंचे थे। जमात का दावा है कि दुनिया के 213 देशों में उनका संगठन फैला हुआ है और तबलीगी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अब इसका सबसे बड़ा जलसा बांग्लादेश में होता है।
पाकिस्तान में भी बड़ा आयोजन होता है। दिल्ली के जलसे से ठीक पहले मलेशिया में 27 फरवरी से 1 मार्च तक कार्यक्रम हुआ था। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मरकज वो जगह है जहां तबलीगी जमात के लोग तकरीर सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं। तबलीगी से कई वीवीआईपी भी जुड़ रहे हैं। मौलाना साद जितना भागेगा उसके खिलाफ पुलिस की फाइल और मोटी होती जाएगी। लिहाजा मौलाना के सामने विकल्प नहीं बचे हैं। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। उसके ताजा जुर्म के पुराने पन्ने भी खोल कर रख दिए गए हैं। चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।